नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी सेक्टर 150 में जहां पर 16 तारीख की रात और 17 तारीख की सुबह एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसने नोएडा को और उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वही सड़क है। आप देखिए, इसी सड़क की तरफ से वो लड़का गाड़ी लेकर आ रहा था और ये यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। रात का वक्त था, सड़क खाली होगी, गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी होगी, यानी कि 80 से 100 के बीच में गाड़ी की स्पीड होगी। ग्रैंड विटारा गाड़ी थी। अब आपको दिखाते हैं कि अब अगर यहाँ से अगर स्पीड स्लो करते हैं, अगर किसी स्पीड ब्रेकर पर आप आते हैं तो 40 की स्पीड तो कम से कम हो ही जाएगी। और अगर 80 के स्पीड में भी आप जा रहे हो, जैसे ये बस मेरे सामने निकल रही है, आप देखिए ये किस तरीके से टर्न मार के आराम से निकल गई। ये गाड़ी देखिए आप कैसे टर्न मार के आराम से निकल जा रही है। खैर, अब इस टर्न पर हम आते हैं। इसी टर्न की वो बात है, इसी टर्न की वो गलती है जहाँ से वो बड़ी दुर्घटना हुई है। अब गाड़ी तेज़ी से आई, शाम का वक्त था, रात का वक्त था, सुनसान सड़क थी, खाली रोड था, गाड़ी तेज़ी से जा रही थी और अचानक से टर्न लेने की बात आई। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। ये देखिए आप, अब ये जो यहाँ पर नोएडा का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो ब्लू वाले बोर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू बोर्ड्स पहले यहाँ पर थे नहीं। फॉग का वक्त था, विजिबिलिटी कम थी, अंदाज़ा नहीं लग पाया कि सड़क कहाँ तक है। यानी कि अगर वो गाड़ी लेकर टर्न ले रहा होगा और विजिबिलिटी कम थी, उस दिन आईएमडी की सूचना भी थी कि विजिबिलिटी कम होगी, तो गाड़ी अगर 80 की स्पीड में भी होगी तो टर्न लेने में कन्फ्यूज़न हो गया होगा, जिसकी वजह से गाड़ी सीधा यहाँ आती है। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि गाड़ी सीधा यहाँ पर आती है और ये देखिए, यहाँ से कोशिश हुई होगी, क्योंकि विजिबिलिटी थी नहीं, फॉग का वक्त था, तो समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़न हो गया होगा ड्राइवर को। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, गाड़ी यहाँ से टकराती है, जंप करती है और सीधा पानी के अंदर। अब आप देखिए, ये वही पोखरा है, ये वही गड्ढा है जिसकी तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कि इसी में गाड़ी गई थी। अब गाड़ी यहाँ से जंप मार के यहाँ से कम 40 मीटर दूर जो पुलिस फोर्स थी, जो फायर एजेंसी थी, एसडीआरएफ थी, एनडीआरएफ थी, उसको मिलती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। पुलिस के सामने चैलेंज ये था कि वो कैसे वहाँ पर उस कम विजिबिलिटी में पहुँचते हैं, कैसे वो वहाँ पर जाकर उस लड़के को बचाने की कोशिश करते हैं। पहली कॉल जो उस लड़के के पिता की तरफ से आई थी वो 12:06 पर आई थी। पीआरवी को जो पहली कॉल मिली थी वो 12:06 पर मिली थी और जो टीम यहाँ पर पहुँचती है लोकल पुलिस की, वो पहुंचती है 12:12 पर, यानी कि 6 मिनट के अंदर पुलिस यहां पर पहुंच जाती है। और उसके बाद धड़ाधड़ पुलिस जो भी कर सकती थी, जितने टीमें बुला सकती थी उसने बुलाया, चाहे वो यूपी पुलिस, यूपी का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट हो या एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, जहां भी सूचना दी जा सकती थी, एसीपी को सूचना गई, डीसीपी को सूचना गई, जिसको भी सूचना जा सकती थी तुरंत तत्काल प्रभाव से सूचना दी गई। लेकिन जो मौके पर टीम यहाँ पर मौजूद थी, उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि ज़ीरो विजिबिलिटी में बिना किसी उस इंस्ट्रूमेंट के उसको बचाना। अब जो फायर विभाग है उसके पास क्या हो सकता है? फायर विभाग के पास दमकल की गाड़ी हो सकती है, फायर विभाग के पास हाइड्रोलिक मशीन हो सकती है, फायर विभाग के पास एक नाव हो सकता है जिसमें वो तुरंत हवा भर के पानी में उतर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब पानी में उतरना होगा तो जो नाव होगी उसको ड्रैग करने के लिए एक स्लोप चाहिए। अब वो स्लोप यहाँ पर है नहीं, तो बिना स्लोप के वो नाव उतरेगी कैसे? उसके लिए पुलिस ने एक तरीका निकाला। वो सामने आप देख पा रहे होंगे सड़क, इस पोखरे के उस पार, जरा जूम करके दिखाइए अमित, उस पार आपको दिखाई दे रहा होगा वो जो मिट्टी कटी हुई है, जो स्लोप बना हुआ है, वो स्लोप बनाया गया। तुरंत हाइड्रोलिक मशीन मंगाई गई, क्रेन मंगाया गया और रात को ही प्रयास किया गया कि वो स्लोप बने। वो स्लोप इसलिए बनाया गया कि जो नाव होती है एनडीआरएफ के पास, एसडीआरएफ के पास या यूपी फायर विभाग के पास, वहाँ से वो ड्रैग करके पानी में उतरे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई कर पाना उस वक्त मुश्किल था पुलिस के लिए, यूपी फायर विभाग के लिए, कि वो लड़का है कहाँ पर, कितने गहराई में है, पानी
के ऊपर है या पानी के नीचे है, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें कहीं भी उस लड़के की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन हालांकि उनके पिता ये बात कह रहे हैं, एक पिता उस वक्त और क्या कह सकता है जब उसका बेटा उसके सामने मर रहा हो और बेटे की जान जा रही हो, उस वक्त वो हड़बड़ी में कर भी क्या सकते हैं, या तो वो खुद कूद जाते तो एक जान और चली जाती। लेकिन जो रेस्क्यू टीम थी यहाँ पर पुलिस की, लोकल पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 6 मिनट के अंदर यहाँ पहुँची थी और पूरा प्रयास कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी, जान लगाकर कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से उस लड़के को रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन इसके गहराई का अंदाज़ा नहीं था। इस तालाब के अंदर गैस बनती है वो भी जानलेवा थी, उसका अंदाज़ा नहीं था। इसके अलावा क्योंकि ये बेसमेंट की जगह थी, कंस्ट्रक्शन आधा हुआ पड़ा है, इसके नीचे से जो कॉलम बने हैं उसमें सरिये निकले हुए हैं, वो सरिया कितना ऊपर है कितना नीचे है उसका अंदाज़ा नहीं था। तो कोई और कैजुअल्टी ना हो जाए उसको देखते हुए प्रिकॉशनरी तौर पर पुलिस काम करने की पूरी कोशिश कर रही थी। टॉर्च जलाकर पुलिस अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, हाइड्रोलिक मशीन से अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। फायर विभाग के पास जो मशीन थी, जो क्रेन था, वो लगभग 20 मीटर तक ही जा सकता था, लेकिन यहाँ से जो दूरी थी उस गाड़ी की, उस लड़के की जो आइडेंटिफाई हुई थी, वो लगभग 40 मीटर के आसपास था, जहाँ पहुँच पाना मुश्किल था। फिर भी पुलिस ने पूरा प्रयास किया और 1 बजे के आसपास पुलिस वहाँ पर उस लड़के के पास पहुँच जाती है, उसे वहाँ से निकाला जाता है और कैलाश हॉस्पिटल लेकर 1:30 बजे के आसपास पहुंचते हैं। 1:30 बजे कैलाश हॉस्पिटल में उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें यह खुलासा हुआ है कि लड़के की जो जान गई वो 1 बजे के आसपास गई, यानी कि 12:06 पर जो गाड़ी को 112 नंबर पर कॉल जाती है लड़के के पिता की तरफ से कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे, ये घटना हो गई है, बच्चे को बचाना है, और 1 बजे के आसपास उस लड़के की जान जाती है। तो जो बार बार ये खबर आ रही है कि 2 घंटे तक वो लड़का वहाँ स्ट्रगल करता रहा या ऊपर खड़ा रहा या चिल्लाता रहा, उसकी आवाज़ लोगों ने सुनी, ये गलत है, अफवाह है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 बजे उसकी जान चली गई, ये रिपोर्ट सामने आई है। खैर, अब इसमें जो गलती है, सबसे बड़ी जो गलती है वो नोएडा प्राधिकरण की है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ से कई बार लोगों ने कंप्लेन लिखा, यहाँ के सांसद महेश शर्मा ने भी कंप्लेन लिखा, क्योंकि इस घटना से 2 महीना पहले ही ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पिलर टूटा हुआ है, ये यहाँ पर एक ट्रक घुसी हुई थी और वो उस ट्रक ने इस पिलर को, इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। उसके बाद लोगों ने नोएडा प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाए, मार्किंग की जाए, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाए, ताकि रात को आते वक्त लोगों को दिखाई दे, कम से कम कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। लेकिन वो नहीं हुआ। आज ये बैरिकेड, आज ये सब आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अगर ये रास्ता यहीं पर घेर दिया गया होता, उस वक्त यहाँ के लोगों की बात सुनकर प्राधिकरण ने अगर उस वक्त सीरियसली लिया होता लोगों की बातों को, अगर एम लोकेश CEO नोएडा ने उस वक्त सीरियसली लिया होता इन बातों को, अगर नोएडा प्राधिकरण की जो वर्क सर्कल है उसने सीरियसली लिया होता इन बातों को, अगर इनके कंप्लेंट पर सीरियसली काम हुआ होता, तो शायद ये दुर्घटना ना होती और एक नौजवान इंजीनियर की मौत ना होती, एक घर का चिराग ना बुझा होता। लेकिन सवाल यही है कि उतने कम समय में पुलिस की तरफ से, यूपी फायर विभाग की तरफ से जो प्रयास किए गए वो सराहनीय है, वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि पुलिस ने जितना प्रयास किया है उस प्रयास में उसने जितनी कोशिश करनी चाहिए, जितना उसके पास इंस्ट्रूमेंट, जितना उसके पास संसाधन मौजूद थे, उस संसाधन के बेसिस पर पुलिस अंदर घुसने की कोशिश की और 1 बजे के आसपास घुस भी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़के को जिंदा नहीं निकाला जा सका। लेकिन जो कमी है और जो पॉइंट है वो यही है कि इस टी पॉइंट पर, जहाँ पर मोड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दे रही है, गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही हैं, अगर ये बैरिकेडिंग जो आपको अभी लगी हुई दिखाई दे रही है, ये बैरिकेडिंग उस दिन होती, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते तो जो गाड़ी की हेडलाइट है वो सीधे इस पर पड़ती और साफ दिखाई देता कि सामने कुछ हर्डल है, वहाँ नहीं जाना है, और गाड़ी आराम से मुड़कर जा सकती थी। लेकिन ये बैरिकेडिंग्स उस वक्त नहीं लगे थे। कुल मिलाकर जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई वो उसी रात की है। पुलिस ने पूरा प्रयास किया
अंदर जाने का, बचाने का, जितना उसके पास संसाधन था उस संसाधन का सदुपयोग करने का और जिंदा उस लड़के को निकालने का, लेकिन दुर्भाग्यवश ये नहीं हो पाया। अब इसमें गलती सीधा सीधा नोएडा प्राधिकरण की और डीएम की भी है, क्योंकि लोगों ने उनसे भी कंप्लेन की थी।